कंपेनियंस। तो ये फिल्म शुरू होती है ग्रोसरी स्टोर से, जहाँ एक लड़की आयरिस शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ उसकी मुलाकात जॉश से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। बातें करते करते जॉश माल्टे गिरा देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन कट हो जाता है और जॉश आयरिस को अपने दोस्तों से मिलवाने एक कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ दरवाजे पर उन्हें कैट मिलती है। कैट उन्हें अंदर ले जाती है और पैट्रिक और सिर्गे से मिलवाती है। पैट्रिक एलाई का कंपेनियन है और कैट और सिर्गे रिलेशनशिप में हैं। इस सारी मुलाकात में सिर्गे बहुत अजीब बिहेव करता रहता है। वो बहुत शेडी बिहेव करता है और आयरिस को घूरता रहता है, जैसे उसकी तरफ उसकी इंटेंशन ठीक ना हो। घर का मालिक सिर्गे ही है और वो काफ़ी अमीर आदमी है। आयरिस शॉवर लेने चली जाती है, लेकिन शॉवर के बाद भी उसका मेकअप मिटता नहीं है। इसके बाद सब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और पैट्रिक अपनी और एली की लव स्टोरी सुनाने लगता है। पैट्रिक अपनी और एली की पहली मुलाकात को डिस्कस करता है और बताता है कि वो कैसे एक कॉस्ट्यूम पार्टी में मिले थे, जब पैट्रिक ने ड्रैकुला का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जबकि एली ने एक डायनासोर का, और पैट्रिक ने एली की दुम पर पाँव रख दिया था। वहाँ दोनों की मुलाकात होती है और उस दिन से आज तक दोनों साथ हैं। कैट आयरिस के पास बैठकर उसे अपने और सिर्गे के बारे में बताना शुरू कर देती है कि कैसे वो और सिर्गे एक साथ हैं। वो सिर्फ सिर्गे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वहाँ पर मौजूद है। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो सिर्गे को ज़्यादा पसंद नहीं करती। केट आयरिस को ये भी बताती है कि सिर्गे शादीशुदा है, यानी सिर्गे उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। इस बात पर आयरिस उसे बिल्कुल भी जज नहीं करती, जबकि दूसरी तरफ सिर्गे इलेक्ट्रिक कॉर्क ओपनर से वाइन की बोतल्स खोल रहा होता है, जबकि पैट्रिक किचन का काम कर रहा होता है। इसके बाद एली आकर म्यूजिक चला देता है और सब डांस करने लग जाते हैं। डांस के दौरान जॉश कैट के साथ डांस करना शुरू कर देता है, तो आयरिस जेलस फील करती है और उसको खींचकर अपनी तरफ ले आती है और उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। आयरिस जॉश के साथ जज्बाती बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉश थक चुका होता है और उसे फ़ौरन सो जाओ कह देता है, जिसके बाद आयरिस फ़ौरन सो जाती है। अगली सुबह आयरिस टेरेस में होती है। आयरिस कहती है कि दिन बहुत खूबसूरत है, जबकि जॉश उससे मौसम पूछता है, जिस पर आयरिस कहती है 72 डिग्री है, बारिश होने के 83% चांस है। आयरिस उसे लेक के पास मॉर्निंग का टाइम गुजारने की बात करती है, जिस पर जॉश कहता है कि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, वो घर पर ही रहेगा और कॉफ़ी पिएगा, वो अकेली ही क्यों नहीं चली जाती। जिस पर आयरिस कहती है कि ये उसी का मशवरा था, लेकिन जॉश कहता है कि वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए आयरिस को अकेले ही चले जाना चाहिए। आयरिस अकेली ही लेक पर चली जाती है। दूसरी तरफ जॉश अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाता है और फ़ोन पर कुछ टाइप करता है। आयरिस अपनी पॉकेट्स में हाथ डालती है और उसे अपनी पॉकेट से एक शार्प नाइफ मिलता है। पीछे से सिर्गे आ जाता है और वो डर शार्प नाइफ वापस अपनी जेब में डाल लेती है और सिर्गे उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिस पर आयरिस मुस्कुराते हुए जवाब देती है। आयरिस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिर्गे उसे अपने पास रोक लेता है। वो उसे अपने पास बैठने को कहता है और आयरिस वहाँ बैठ जाती है। इसके बाद वो अपने पास एक सनस्क्रीन निकाल लेता है और उसे अपनी कमर पर लगाने का कहता है। आयरिस उसकी कमर पर सनस्क्रीन लगाने लगती है। उसके बाद सिर्गे उसके मज़ीद करीब आने की कोशिश करता है और आयरिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आयरिस अपने पास पड़ी एक बोतल उठाकर सिर्गे के सर में मारती है, जिससे सिर्गे एक पत्थर पर जाकर गिरता है और सिर्गे का सर फट जाता है। उसके बाद सिर्गे उड़ता है और आयरिस का गला दबाने की कोशिश करता है। आयरिस अपनी पॉकेट से वो शार्प नाइफ निकालती है और सिर्गे की गर्दन में मार देती है, जिससे सिर्गे की डेथ हो जाती है। जब आयरिस वापस आती है तो वो खून में नहाई हुई होती है। उसे इस हालत में देख के सब डर जाते हैं और जॉश उसके पास आता है। वो एक ही बात दोहराती रहती है कि उसकी गलती नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वो जॉश को ये बताती है कि उससे बहुत प्यार करती है और उसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। पर जॉश उसे कहता है सो जाओ, जिस पर वो फ़ौरन सो जाती है। आयरिस जब होश में आती है तो अपने आप को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाती है। एली वापस आता है तो जॉश उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है और उसे और आयरिस को अकेला छोड़ देने की बात करता है। वो कहता है कि वो आयरिस को गुड बाय कहना चाहता है, शायद आयरिस में कोई ग्लिच आ गया है। जॉश उसे जाग जाओ कहता है तो वो होश में आ जाती है और फिर से वही बातें दोहराने लगती है और कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और वो झूठ नहीं बोल रही थी। जॉश उससे कहता है कि वो सच कह रही है। वो उसकी बातों पे यकीन करता है क्योंकि वो एक रोबोट है, वो झूठ बोल ही नहीं सकती। अगर वो चाहे तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आयरिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे यकीन दिलाने के लिए जॉश उसकी लैंग्वेजेस बदलना शुरू कर देता है। उसके बाद उससे मौसम पूछता है, जिस पर आयरिस वही जवाब देती है 72 डिग्रीज, 83% बारिश का चांस है। आयरिस कहती है कि उसके पास मेमोरीज़ हैं। जॉश उसे बताता है कि वो मेमोरीज़ नहीं है बल्कि मेमोरीज़ की आउटलाइंस हैं, ताकि उसे एक बैकग्राउंड स्टोरी दी जा सके। ग्रोसरी स्टोर पर कभी नहीं मिले थे, बल्कि उसने उसे एम्पैथिक्स रोबोटिक्स से मंगवाया था और यूज़र टर्म्स और एग्रीमेंट्स पर भी साइन किए थे। आयरिस का मकसद सिर्फ जॉश का ख्याल रखना है। जॉश उसकी आवाज़, लैंग्वेज और आंखों का रंग बदल सकता है।
इसके अलावा उसके कान के पीछे लगे सेंसर से वो उसे वापस फैक्ट्री सेटिंग में भी सेट कर सकता है। वो उसकी इंटेलिजेंस भी बदल सकता है। उसकी 100% इंटेलिजेंस आईवी लीग के ग्रेजुएट के बराबर होती है। आयरिस के इमोशन सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग है। उसके आंसू भी उसके अंदर मौजूद वाटर रिजर्वॉयर है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद आयरिस जॉश को मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, वो उसे खुश रखेगी, उसका ख्याल रखेगी और वो दोनों इस मुश्किल से मिलकर निपटेंगे। लेकिन वहाँ कैट आ जाती है और वो उसे शट डाउन करने का कहती है, जिससे आयरिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जॉश उसे वहाँ से लेकर जाता है और उसे साइड पर बात करता है। जॉश कैट को बताता है कि एक रोबोट को शट डाउन करने का कहना सही नहीं है, मैं सिर्फ उसे गुड बाय कह रहा था। आयरिस वहाँ अकेली होती है और वहाँ उस चाकू को देख लेती है जिससे उसने सिर्गे को मारा था। वो अपनी चेयर को मूव करते हुए चाकू के पास जाती है और अपनी रस्सियों को खोल लेती है। तक पैट्रिक अपना फ़ोन टैब लेकर वहाँ पर आता है तो आयरिस खुद को खोल चुकी होती है। वो उसकी गर्दन में मुक्का मारती है जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है। वो उसका टैब उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। यानी अब आयरिस का कंट्रोल उसके अपने हाथ में आ चुका है। दूसरी तरफ एली पुलिस को कॉल कर रहा होता है, जबकि आयरिस उसकी आंखों के सामने ही वहाँ से भाग जाती है और वो देख भी नहीं पाता। जॉश और केट एली को अपने प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि यह सब उनका प्लान था। जॉश ने आयरिस की सेटिंग के साथ छेड़खानी की थी, यानी उसे एग्रेसिव बना दिया था। वो एली को मनाने की कोशिश करते हैं कि सिर्गे एक बुरा आदमी था। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था और ड्रग्स भी लेता था और बहुत बुरा बॉयफ्रेंड था। एली पूछता है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो वो उसे बताते हैं कि सिर्गे के पास $12 मिलियन थे। वो ये $12 मिलियन सब मिलकर बांट लेंगे। एली कहता है कि पैसों के 3 हिस्से नहीं बल्कि 4 हिस्से होंगे। पैट्रिक को भी हिस्सा मिलेगा, जिस पर जॉश कहता है कि पैट्रिक को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ एली पैट्रिक को सो जाने का कहता है, जिससे पता चलता है कि पैट्रिक भी एक कंपेनियन रोबोट है। कैट एलाई को मनाती है कि वो $4 मिलियन ले और बात को जाने दे। एलाई मान जाता है और उसके बाद गन निकाल लेता है। वो कहता है कि आयरिस के पास उसका खुद का कंट्रोल है। आयरिस जॉश का पासपोर्ट जानती है और उन्हें गन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद वो जंगल में आयरिस को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आयरिस फ़ोन को खोलकर अपनी आवाज़ें बदलती है और देखती है कि उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ 40% है। वो अपनी इंटेलिजेंस को 40% से 100% तक बढ़ा देती है। आयरिस इस एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस से वापस जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। वो सोचती है अगर वो किसी से लिफ्ट लेगी तो कोई उसे लिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि उसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा है। इसके बाद वो सोचती है कि उसके पास जॉश का मोबाइल है। ये मोबाइल ना सिर्फ आयरिस को कंट्रोल करता है बल्कि जॉश की कार को भी कंट्रोल करता है। इसके इस्तेमाल से वो जॉश की कार से घर जा सकती है। बाकी लोग आयरिस को ढूंढने के लिए अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एलाई को लगता है कि उसे सबने अकेला छोड़ दिया है, क्योंकि पैट्रिक तो एक रोबोट है और इसी परेशानी में वो ये बात बोल भी देता है। पैट्रिक परेशान हो जाता है कि कहीं एलाई उसकी प्रोग्रामिंग ही ना बदल दे, जिस पर एलाई उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो पैट्रिक को वैसे कभी ट्रीट नहीं करेगा जैसे जॉश आयरिस को करता है। वो उसे सच्चा प्यार करता है। आयरिस यहीं एक दरख्त के पीछे छुपी होती है, लेकिन उसका फ़ोन बज जाता है, जिससे एलाई को पता चल जाता है कि वो कहाँ है। एलाई अपनी गन निकालता है और आयरिस पे फायर कर देता है, लेकिन आयरिस बच जाती है। भागते भागते वो दोनों गिर जाते हैं, जिससे एलाई की गन उसके हाथ से गिर जाती है। आयरिस जाकर वो गन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों गन के लिए लड़ने लगते हैं। इस दौरान आयरिस गन चला देती है, जिससे एलाई की डेथ हो जाती है। ट्रिक वहीं दुखी होकर बैठ जाता है और आयरिस जॉश की गाड़ी लेकर भाग जाती है। जॉश घर जाता है और अपनी गाड़ी को स्टोलन रिपोर्ट कर देता है, जिससे गाड़ी आधे रास्ते रुक जाती है। अब आयरिस फंस चुकी है। जॉश आयरिस को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो वापस आ जाए। जॉश अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करेगा और वो हमेशा मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। आयरिस जवाब देती है कि वो जॉश से प्यार करती है, लेकिन वो उसके पास वापस नहीं आ सकती। जॉश ने उसे 2 मर्डर करने के लिए प्रोग्राम कर दिया। अब चीज़ें पहले की तरह कभी ठीक नहीं हो सकती। ये एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि एक रोबोट जॉश से ब्रेकअप कर रही थी। जॉश पैट्रिक के पास जाता है, जहां वो एलाई का फ़ोन और फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हुए पैट्रिक को अपने लिए प्रोग्राम कर लेता है। वो पैट्रिक के एग्रेशन को 0 से 100% बढ़ा देता है और उसे ऑर्डर देता है कि आयरिस को उसके पास लेकर आए। दूसरी तरफ आयरिस गाड़ी के शीशे को तोड़कर गाड़ी से निकलती है, लेकिन वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर रही होती है। गाड़ी से पुलिस ऑफिसर डिप्टी हैंड्रिक्स निकलता है, लेकिन आयरिस जल्दी से अपनी लैंग्वेज बदल लेती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती। डिप्टी हैंड्रिक्स उसकी बात नहीं समझ पाता, क्योंकि वो जर्मन में बात कर रही होती है। इतने में उसकी नज़र गाड़ी में पड़े नाइफ पर पड़ती है, जिससे आयरिस ने सिर्गे का मर्डर किया था, और वो गन निकाल लेता है। इसके बाद वो आयरिस को अरेस्ट कर रहा होता है, लेकिन पीछे से पैट्रिक आ जाता है। पैट्रिक्स आते ही
हैंड्रिक्स की गन छीनता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो जॉश का फ़ोन पकड़ता है और आयरिस को शट डाउन कर देता है, जिससे आयरिस वहीं पे गिर जाती है। वो उसी गाड़ी में डिप्टी हैंड्रिक्स और आयरिस को डाल के कैबिन में वापस ले आता है और जॉश और केट डिप्टी हैंड्रिक्स की डेड बॉडी देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस पर कैट गुस्से में आ जाती है और वो अपने हिस्से के पैसे बैग में डालते हुए वहाँ से जाने लगती है। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। पैट्रिक इस वक्त किचन में काम कर रहा होता है। जॉश पैट्रिक को ऑर्डर देता है कि वो कैट को रोके, लेकिन पैट्रिक उसे रोकने के लिए उसे पीछे से चाकू मार देता है, जिससे कैट की डेथ हो जाती है। वो आकर आयरिस के पास बैठ जाती है और यहीं अपनी आखिरी सांसें लेती है। आयरिस और जॉश डिनर करने बैठ जाते हैं, जबकि पैट्रिक डिनर तैयार करता है। आयरिस चेयर के साथ बंधी होती है और जॉश उसे जगा देता है। इसके बाद वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी गलती नहीं है, ये सब सिर्फ एक हादसा था और इसमें आयरिस की गलती है। वो बहुत कुछ डिज़र्व करता है, लेकिन आयरिस अपनी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस से जॉश को तीखे जवाब देती है। इसके तंज और तीखे जुमलों का जॉश के पास कोई जवाब नहीं होता, तो वो उसकी इंटेलिजेंस ज़ीरो कर देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। अब आयरिस सिर्फ वही करेगी जो जॉश उसे करने का कहेगा। जॉश उसे अपना हाथ खड़ा करने को कहता है और उससे पूछता है क्या वो पेन फील करती है, जिस पर आयरिस कहती है कि उसे दर्द महसूस होता है। वो आयरिस के हाथ के नीचे जलती हुई कैंडल रख देता है, जिस पर आयरिस का हाथ पिघलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अपने हाथ को पीछे नहीं करती। इतने में जॉश को एक कॉल आ जाती है और जॉश फ़ोन पर बात करने में बिजी हो जाता है। जब वो मुड़कर देखता है तो आयरिस का आधा बाजू भी जल चुका होता है। वो पैट्रिक को आग पर पानी डालने को कहता है। फिर वो आयरिस को एक गन दे देता है और उसे कहता है कि अपने सर पर रख के गोली चला दे। आयरिस ऐसा ही करती है और टेबल पर गिर जाती है। फिर एम्पैथिक्स रोबोटिक्स के लोग आयरिस को लेने आ जाते हैं। जॉश उन्हें ये कहानी सुना देता है कि आयरिस जेलस फील कर रही थी क्योंकि उसके और कैट के दरमियान में फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। जब उसने पुलिस को बुलाया तो आयरिस को लगा कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं और उसने खुद ही को गोली मार ली। एम्पैथिक्स रोबोटिक्स के लोग ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जॉश की कहानी पर यकीन आ गया है। वो कहते हैं कि अगर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन है तो उन्हें भी यकीन है। वो आयरिस को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जा रहे होते हैं और कहते हैं वो उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे और वीडियोस निकाल लेंगे, जिस पर जॉश परेशान हो जाता है और उनसे पूछता है क्या वीडियोस निकल सकती हैं। उन्हें बताते हैं कि उसकी हर बात रोबोट में रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सब यूज़र एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। उसने सर पर गोली मारी है जहाँ वाईफाई और सेंसर्स लगे हैं, लेकिन उसका पेट बिल्कुल महफूज है जहाँ पर सारा डाटा स्टोर होता है। वो आयरिस को वैन में ले जा रहे होते हैं कि वहाँ पैट्रिक आ जाता है और पैट्रिक उन दो लोगों में से एक को मर्डर कर देता है। दूसरा लड़का जंगल में भाग जाता है और वहाँ वो भागते भागते डेड बॉडी से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। पीछे से पैट्रिक आ जाता है और उसके सर पे गन रख लेता है। वो गोली चलाता है लेकिन गन खाली होती है, लेकिन आयरिस रीबूट हो जाती है और वो वहाँ आ जाती है। आयरिस पैट्रिक को टेजर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हर्ट नहीं कर पाती क्योंकि उसका सिस्टम रीसेट हो चुका है। पैट्रिक उसके हाथ से टेजर छीन लेता है। पैट्रिक को बताती है कि जॉश उसका प्यार नहीं है, उसका असल प्यार इलाई है। जॉश ने उसके प्यार को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है ताकि उससे वो सब करवाया जा सके जो जॉश खुद नहीं कर सकता। पैट्रिक उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन आयरिस उसे कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती, वो जानता है ये बात। पैट्रिक एलाई को याद करने की कोशिश करे। पैट्रिक सब कुछ याद कर लेता है और अपने आप को ही मार देता है। एम्पैथिक्स रोबोटिक्स के इस लड़के का नाम टेडी है। आयरिस उससे मदद मांगती है और वो आयरिस को पूरा सेल्फ कंट्रोल दे देता है। जॉश के केबिन में वापस जाती है जहां वो पैसे इकट्ठे कर रहा होता है। आयरिस उस पर गन तान लेती है। जॉश उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि आयरिस कहती है टेडी ने उसे पूरा सेल्फ कंट्रोल दे दिया है, अब वो उसे अपने फ़ोन से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जॉश आयरिस की तरफ बढ़ता रहता है यहाँ तक कि उसकी गन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। जॉश उससे गन छीन लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे आयरिस को कंट्रोल करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वो उसके बगैर ही उसे कंट्रोल कर सकता है क्योंकि वो आयरिस का हिस्सा है। वो आयरिस को पकड़ के डिनर टेबल पर फेंकता है जिससे डिनर टेबल की कटलरी भी ज़मीन पर गिर जाती है। जॉश उसे मारने के लिए उसके ऊपर बैठ जाता है और उस पर गन तान लेता है, लेकिन आयरिस के हाथ में इलेक्ट्रिक कॉर्क ओपनर आ जाता है और वो उसे जॉश के सर में मारती है, जिससे जॉश बहुत बुरी मौत मरता है। आयरिस शावर लेती है, पैसे पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि उसकी ज़िंदगी के दो सबसे खूबसूरत दिन थे, एक वो दिन जब वो जॉश से मिली और एक वो दिन जब उसने जॉश का मर्डर किया। यहाँ सीन कट हो जाता है और आयरिस किसी और आदमी की गाड़ी में बैठी हुई नज़र आ जाती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक अच्छी क्राइम फिल्म थी, लेकिन जहाँ तक बात साइंस फिक्शन की है तो इस फिल्म में एक डिलेमा है।
रोबोट्स में इमोशंस को लेके मैं थोड़ी स्केप्टिक हूँ। अगर उन इमोशंस को शो करने के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए तो वो इमोशंस नहीं बल्कि सिर्फ इमोशंस की इमिटेशन है। इस मामले में जॉश का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग ही है। इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रोबोट्स के इमोशंस जेन्युइन हैं, वो सच में महसूस करते हैं। जैसे कि पैट्रिक का खुदकुशी करना, जब उसे इलाई के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। ये ज़ाहिर करता है कि उनके पास सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि उनके पास कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस भी है। पैट्रिक दो जगहों पर अपनी प्रोग्रामिंग से हटकर एक्शन लेता है। पहला, जब उसने कैट का मर्डर किया था, क्योंकि जॉश ने उसे कैट को रोकने को कहा था, उसे कत्ल करने को नहीं। और दूसरा, जब उसे इलाई के बारे में सारी मेमोरीज वापस आईं। और अगर उनके इमोशंस जेन्युइन हैं तो फिर तो ये ख़तरनाक बात है, और रोबोट्स ख़तरनाक हो सकते हैं और मुकम्मल तौर पर सेफ़ नहीं हैं। प्रोग्रामिंग और इमोशंस का साथ साथ होना मेरे लिए दो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। इस कहानी का एक नतीजा ये भी निकल सकता है कि आयरिस ने ही सबका मर्डर किया हो और ये सब आयरिस की बनाई हुई एक कहानी हो, क्योंकि आयरिस जेलस भी फील करती है और ग्रीडी भी। और ये सब आयरिस ने टोटल सेल्फ कंट्रोल के लिए किया।